नमस्कार दोस्तों, आज हम इकॉनमी 2020 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि स्वर्ण ट्रांस स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस किसे निर्दिष्ट करता है? विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, डब्ल्यूटीओ द्वारा के सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या आईएमएफ द्वारा के सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। अगर हम रिजर्व ट्रांस देखें तो रिजर्व ट्रांस क्या होता है कि ये आईएमएफ जो है अपना कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ में क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य अपनी अर्थव्यवस्था के आकार से आईएमएफ के बाद कुछ पैसा रिजर्व रखता है, जिसे हम लोग कोटा बोलते हैं। ठीक है। और इस कोटे में कुल जो भाग होता है, यानी 100% जो भाग होता है, उसमें 25% क्या होगा? 25% या तो विदेशी मुद्रा के रूप में होगा या सोने के रूप में होगा, बाकी 75% अपनी मुद्रा में होगा। तो जो 25% वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं स्वर्ण ट्रांस। ठीक है। तो यानी ये किसकी व्यवस्था है? आईएमएफ की है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी सदस्य रिजर्व ट्रांस वाले हिस्से को बिना किसी शर्त के और बिना किसी ब्याज के अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे तब निकाल सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिजर्व ट्रांस। तो ये किसका है? ये आईएमएफ का है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट आ जाए तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियां प्रदान कर सकती हैं? यानी वैश्विक संकट से निपटने के लिए इनमें से कौन सी कुछ आसानी कर सकती हैं जिससे वो इस समस्या से निपट सके? तो पहला कह रहा है अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, दूसरा कह रहा है कुछ विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, और तीसरा कह रहा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो अगर हम देखें तो पहला हमारा एकदम सही है, क्योंकि अगर हम अल्पकालीन विदेशी ऋण पर निर्भर रहेंगे तो आप खुद सोचिए वो क्या करेंगे। वो बहुत जल्दी पैसा उनको चुकाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो बहुत अल्पकालिक है। और इस संकट में क्या होगा? जो संकट के समय विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर निकल जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिर जाएगा, इससे हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा। तो इस पर हम निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कुछ विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, तो ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वैश्विक संकट अक्सर क्या होता है, विदेशी बैंकों से इसकी शुरुआत होती है, और इस स्थिति में संकट के समय विदेशी बैंक अपने देश में पूंजी वापस खींच लेंगी। ठीक है। तो जिससे क्या होगा? भारत में नकदी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इससे जब नकदी की कमी होगी तो अधिक विदेशी बैंक होने के कारण जोखिम बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। ठीक है। तो ये हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। तो पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब है कि कोई भी विदेशी निवेशक जब चाहे जितना भी पैसा भारत से बाहर ले जा सकता है। अब संकट के समय अगर हम एक साथ ऐसा पैसा निकलेगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो ढह जाएगी। ठीक है। इसलिए भारत क्या करेगा? इस व्यवस्था में भी नहीं जाएगा। तो ये भी गलत है हमारा। ठीक है। वैसे भी भारत में पूर्ण परिवर्तनीयता की स्थिति अभी भी नहीं लागू है। तो 2 और 3 गलत हो गई, एक हमारा सही हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? ये हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि यदि आप अपने बैंक की मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम देखें, मुद्रा की समग्र पूर्ति का मतलब होता है जनता के पास मौजूद नगद प्लस बैंकों में जमा राशि। ठीक। अब आप खुद सोचिए कि अगर जब आप अपने बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकालेंगे तो 2 चीज़ें एक साथ होंगी। क्या होंगी? बैंक में जमा जो राशि है वो 1 लाख रुपए कम हो जाएगी, लेकिन आपके हाथ में 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि एक तरफ से पैसा कम हुआ और दूसरी तरफ से पैसा जुड़ गया, तो इसलिए कुल क्या हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यानी मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर अपवर्तित रहेगी, क्योंकि बात कर रहे हैं मुद्रा की समग्र मांग की। और समग्र मांग हमने बता ही दिया क्या होता है। समग्र पूर्ति जनता के पास मौजूद नकद प्लस बैंक में जमा राशि। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर 2, क्योंकि कोई भी समग्र आपूर्ति अपवर्तित रहेगी। ठीक है। आप ऐसे सोच लीजिए ना, आपकी एक दाई बैंक में 100 रुपये का नोट था। अब आपने उस 100 के नोट दाई जेब से निकाल के माई जेब में डाल दिया, तो आपके पास तो 100 ही रुपये रहे ना बढ़े ना घटे। वही हाल इसका है। ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ठीक। तो पहला हमारा है कि यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। दूसरा कह रहा है यह मुख्यतः ऋण सर्जित ना करने वाली पूंजी प्रवाह है। तीसरा कह रहा है यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। और चौथा कह रहा है यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाला निवेश है। यानी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो अगर हम देखें कि एफडीआई होता क्या है कि जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में निवेश करता है या अपनी इकाई या यूनिट लगाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलेंगे। और जब कोई विदेशी भारत में एफडीआई लाता है तो वह कंपनी का हिस्सा खरीदता है। ठीक। और भारत सरकार या भारतीय कंपनी को पैसा ब्याज सहित नहीं लौटाना होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वह कर्ज नहीं है, ऋण नहीं है, वह तो एक तरीके से निवेश है। और एफडीआई लंबे समय के लिए आता है। यह केवल शेयर बाजार की तरह नहीं है, आज आया और कल चले जाएगा। तो यह निवेश होता नहीं, मतलब ये क्या होता है कि मतलब उस तरीके का निवेश नहीं होता आ जाए और कल चला गया। ठीक है। तो क्या होगा? यही है इसमें दिया हुआ कि कह रहा है कि यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाले निवेश है। नहीं, यह पूर्णतः ऋण सर्जित ना करने वाले पूंजी प्रवाह। एकदम इसमें ऋण थोड़े सर्जित होता है, क्योंकि तो एक तरीके से निवेश है। और निवेश कैसा है? जो लंबे समय के लिए है और जो लाभ अर्जित करने के लिए आया है, ना कि ऋण के रूप में उसने हमको पैसा दिया है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला कह रहा है कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। दूसरा हमारा विकल्प कह रहा है कि भारत के लोहे व इस्पात
रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तीसरा कह रहा है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और चौथा कह रहा है भारत की कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते घाटा हो रहा है। तो पहला हमारा विकल्प है कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। तो अगर हम देखें तो यह एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि भारत का व्यापार संतुलन वस्तुओं के मामले में हमेशा नकारात्मक है। ठीक, यानी हम क्या करते हैं, सामान मंगाते ज़्यादा हैं और यानी इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ये एकदम सही है। दूसरा हमारा कह रहा है कि लोहा, इस्पात, आयरन, इसमें हाल के वर्षों में कमी आई है। तो एकदम गलत बात है। क्यों? क्योंकि भारत में लगातार बुनियादी ढांचे की मांग बढ़ रही है। ठीक है, बुनियादी ढांचा हो रहा है तो कमी या तो बढ़ेगी या स्थिर रहेगी, लेकिन कमी तो नहीं आएगी। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि भारतीय सेवाओं का निर्यात तो सेवाओं के आयात से अधिक है। तो एकदम ये मतलब सही बात है। क्यों? क्योंकि भारत में सर्विस सरप्लस देश है। ठीक है, यानी हमारे देश में आईटी है, सॉफ्टवेयर है, सेवाएं हैं, दुनिया भर में निर्यात होती हैं, इससे हमें लाभ भी होता है। यही कह रहा है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से ज़्यादा है, हम लोग सेवा निर्यात ज़्यादा करते हैं। चौथा कह रहा है कि भारत का कुल मिलाकर व्यापार यानी चालू खाते घाटा हो रहा है। तो ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि कुल मिलाकर तो हम चालू खाते घाटे की पोजीशन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम सेवाओं से हमको लाभ तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हम माल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, चालू खाता घाटे हो जाता है। तो हमारा सही क्या है, 1, 3 और 4 सही है। आंसर हमारा डी सही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में कौन सा गैर वित्तीय ऋण से संबंधित है, सॉरी गैर वित्तीय ऋण से संबंधित है, यानी कौन सा गैर वित्तीय ऋण है। तो अगर हम कहें गैर वित्तीय ऋण होता क्या है, अगर हमको ये पता हो तो हम इस प्रश्न को बहुत आराम से हल कर लेंगे। गैर वित्तीय ऋण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था उधार लेती है, खुद बैंक या कोई वित्तीय संस्था जैसे हो गई, LIC हो गई, सेबी हो गई, नहीं लेती है तो उसे गैर वित्तीय ऋण कहते हैं। यानी बैंक और कोई वित्तीय संस्था के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति ऋण उधार लेता है तो उसे हम गैर वित्तीय ऋण कहते हैं। अब पहला ऑप्शन है हमारा परिवारों का बकाया गृह ऋण। अब परिवार क्या है, परिवार कोई संस्था नहीं है, ना ही कोई बैंक है, तो ये गैर वित्तीय ऋण हो गया। दूसरा कह रहे क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड कौन लेता है, उपभोक्ता लेते हैं, यानी हम जैसे लोग लेते हैं। तो हम लोग भी कोई संस्था थोड़ी है, ना ही हम कोई बैंक है, तो ये भी गैर वित्तीय ऋण हो गया। तीसरा कह रहा है राजकोषीय बिल। अब ये राजकोषीय बिल में हो सकता है फंसो, लेकिन ये भी भारत सरकार लेती है, सरकार लेती है, तो सरकार भी कोई बैंक नहीं होती है। ठीक है, अब सरकार बैंक नहीं है तो जाहिर सी बात है ये भी गैर वित्तीय ऋण हो गया। तो गैर वित्तीय ऋण की परिभाषा यही है कि कोई संस्था, वित्तीय संस्था जैसे LIC, सेबी टाइप, या कोई खुद बैंक जब ऋण लेती है तो उसे हम वित्तीय ऋण कहेंगे, और गैर वित्तीय ऋण कहेंगे इनके अलावा जो लोग लेते हैं उन्हें हम गैर वित्तीय ऋण कहेंगे। तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इस पर ध्यान देना है। तो कह रहा है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। तो जाहिर सी बात है इसको तो करेगा ही, क्योंकि वैधानिक तरलता अनुपात को अगर वो घटाएगा तो जाहिर सी बात है घटाएगा तो क्या होगा कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा, बैंक क्या करेगी, जनता को पैसा देगी, तो इससे प्रसारवादी नीति बढ़ेगी। तो यानी ये तो करेगा। अब पूछ रहा है क्या नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा। अब ये क्या है, यही पॉइंट कर बढ़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर RBI MSP को बढ़ाए, MSF को बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और जब उनके लिए कर्ज महंगा हो जाएगा तो बाजार बैंक लोगों को पैसा ज़्यादा ब्याज दर पे देंगे, यानी लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो ये प्रसारवादी नीति के, मौद्रिक नीति के खिलाफ है। यानी यही हमारा सही है, हमारा विकल्प। तीसरा कह रहा है बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना। जाहिर सी बात है बैंक दर को घटाएगा, रेपो दर को घटाएगा, तो जब इनको घटाएगा तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी ब्याज देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के लिए पैसा ज़्यादा होगा, तो यानी क्या होगा, प्रसारवादी मौद्रिक नीति बढ़ेगी। तो ये भी सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं करेगा। तो विकल्प 2, केवल 2 नहीं करेगा। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यापार संबंधित निवेशों के उपाय में ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। ठीक है, पहला कह रहा है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाला आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। दूसरा कह रहा है ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है। और तीसरा कह रहा है विदेशी निवेश के विनियमन से संबंधित नहीं है। उपयुक्त में से भाई कौन सा सही है, हमको देखना है। तो पहला हमारा एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि ट्रिम्स जो होता है ये क्या करता है कि कोई भी देश विदेशी निवेशकों पर मात्रात्मक प्रतिबंध यानी परिमाणात्मक निर्बंधन ठीक नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं? जैसे नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह केवल इतना, जैसे ऐसे समझो कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आप केवल इतना ही कच्चा माल आयात कर सकते हैं। यह स्वतंत्र व्यापार के नियमों के खिलाफ है, ट्रिम्स के अनुसार ये स्वतंत्र नियमों के खिलाफ है। तो ये हमारा सही है। दूसरा कह रहे हैं वस्तुओं सेवा दोनों के व्यापार से संबंधित निवेशों के उपाय पर लागू होता है। तो ये गलत है, क्योंकि ट्रिम्स सिर्फ वस्तुओं की बात करता है, सेवाओं की बात नहीं करता है। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा गलत होगा। तो देखिए हम अपने आंसर तक आराम से पहुंच गए। 1 और 3 सही है। तीसरा कह रहे हैं विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो एकदम सही बात है, क्योंकि ट्रिम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार के भेदभाव को रोकना, ना कि विदेशी निवेश यानी FDI वगैरह को रेगुलेट करना। तो हमारा 3 भी सही है। तो 1 और 3 सही है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी हो गया।
ठीक है। और अगर हम देखें ट्रिम्स क्या था, तो ये 1995 उरुग्वे घोषणा के बाद आया था, उरुग्वे राउंड के बाद। तो ये विदेशी निवेशकों पर मतलब ऐसी शर्तें ना लगाना कि व्यापार में बाधा है, उससे संबंधित है, और यह केवल वस्तुओं से संबंधित है, ठीक है, वस्तुओं के व्यापार से, ना कि सेवाओं से। इसलिए हमारा ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरीके का ऑप्शन हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई है 2004-05 की कीमतों के प्रति श्रमिक के अनुसार। अब खुद सोचिए कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता में कमी आई, मतलब ये नहीं लग रहा गलत होगा, क्योंकि 1991 के बाद बेहतर तकनीक और बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है। तो ये गलत बात है, ठीक, कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे। दूसरा कह रहा है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी सतत वृद्धि हुई। जब सतत शब्द है थोड़ा तब भी रुकी, क्योंकि सतत मतलब लगातार वृद्धि होती चली गई। इकोनॉमी हमेशा अप और डाउन वाला हमेशा रहता है। तो ये हमारा दूसरा भी हमारा गलत है, पहला गलत था, दूसरा भी गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो एकदम बात है, हम देखते हैं आसपास हमारे पहले लोग पूरी तरीके कृषि पर ही निर्भर थे, धीरे धीरे कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में सेवा सेक्टर में की तरफ भी लोग मूव कर रहे हैं। तो सही बात है। चौथा कह रहा है ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर में कमी आई है। तो ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि क्या हुआ ना कि इसका मुख्य कारण क्या हुआ, कृषि मशीनीकरण हो गया, उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे कम लोगों की जरूरत पड़ती है, हम देख ही रहे हैं। तो ये सही है। तो 3 और 4 हमारा सही है, 1 और 2 गलत है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से भी हम सोचते तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कृषि क्षेत्रों को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दूसरा कह रहा है कि DCCB किसकी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो पहला विकल्प है, कह रहा है कि जो कृषि क्षेत्र हैं उसमें अल्पकालीन मतलब परिदान देने के लिए, लोन वगैरह के लिए कह रहा है सबसे ज़्यादा ऋण ये देते हैं, सहकारी बैंक देते हैं, और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसकी तुलना में कम देते हैं। तो ये एकदम गलत बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि भारत जो है ना, भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं लगभग 75 से 80%, ठीक है। उसके बाद सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण के नंबर आते हैं। सबसे ज़्यादा ऋण देने में 70 से 75% अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा विकल्प है कि ये जो होते हैं ना, ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इनका सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक साख समितियों को उपलब्ध कराना है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि भारत में सहकारी बैंकिंग ढांचा 3 जो है ना, इसमें ये 3 स्तरीय है, और इसमें यही होता है कि DSSB जिला स्तर पर काम करते हैं और वे गांव स्तर पर काम करने वाले प्राथमिक कृषि साख समितियों को पैसा मुहैया कराते हैं। इनका मुख्य यही उद्देश्य है। तो दूसरा हमारा सही है, पहला हमारा गलत है। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे अगर हम और बात करें तो देखें, जैसे ना क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक जो हैं, जैसे चाहे SBI हो, PNB हो, HDFC हो, के पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक। इसलिए कृषि हो या उद्योग है, सबसे ज़्यादा लोन यही देंगे। और यदि किसी छोटे बैंक हो गए जैसे DSSB, RRB हैं, को सबसे अधिक बताया गया, तो मतलब 90% चांस ये प्रश्न हमारा ऑप्शन हमारा गलत ही होगा, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वही ज़्यादा पैसा देगा। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा तो हमारा सही था ही था। चलिए इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? यानी कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। सार्वजनिक निवेश का अर्थ हो गया कि सरकार द्वारा किए गए ऐसे खर्च जो लंबी अवधि की परिसंपत्तियों यानी एसेट या बुनियादी ढांचा तैयार करें, जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़े, उसे हम सार्वजनिक निवेश बोलेंगे। तो जैसे हमारा पहला कह रहा है कि सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। अब आप देखिए, एक प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सब्सिडी या सहायता है। तो कोई स्थायी संपत्ति का निर्माण तो नहीं करता है ना, एसेट के रूप में तो नहीं है। तो ये हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कंप्यूटरीकरण, तो ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि एक एसेट के रूप में कंप्यूटर लगेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक काम करेंगे। तीसरा कह रहा है सामाजिक पूंजी निवेश, तो ये एकदम सही है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, किसानों को शिक्षित करना, ठीक है, कौशल देना, उनसे उनकी क्षमता बढ़ेगी, तो एक तरीके एसेट है, सार्वजनिक निवेश बात हो रही है। तो तीसरा सही है। चौथा हमारा कह रहा है कि कृषकों को निःशुल्क बिजली है, तो ऐसे काट दीजिए, कैंसिल ही होगा, क्योंकि ये एक तरीके से सब्सिडी है, ठीक है, ये कोई निवेश थोड़ी है। पांचवा कह रहा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ये भी नहीं होगा, ये तो ये भी नॉर्मली है। छठा कह रहा है सरकार द्वारा शीत गृह सुविधा में, नहीं ये बात कर रहा है ना, जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह की स्थापित करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा सही क्या होगा? 2, 3 और 6 हो गए ना, 2, 3 और 6, आंसर हमारा सी हो गया। क्योंकि सार्वजनिक निवेश मतलब ऐसे समझिए ना कि इसका अर्थ क्या हुआ भाई, कि सरकार क्या करे, ऐसा खर्च करे जो लंबी अवधि की परिसंपत्ति यानी एसेट या बुनियादी ढांचा तैयार करे, ठीक है, जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़े। तो यही हमारा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी आंसर हो गया। बाकी चीज़ें तो ऐसे ही था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? ठीक है, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का
क्या महत्व है। ठीक है, तो जैसे हम याद करें कि ये ब्याज वापसी अनुपात होता क्या है। जैसे नहीं, इसका उपयोग मतलब क्या होता है, यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई भी कंपनी अपने बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। इसी को हम बोलेंगे ब्याज व्याप्ति अनुपात। ठीक है, यानी कोई कंपनी क्या करे, अपने बकाया ऋण को ब्याज मुक्त भुगतान करने कितनी आसानी से समस्या से निपट सकती है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अब जैसे पहला कह रहा है कि यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, तो एकदम सही बात है, मदद करता ही है। दूसरा कह रहा है यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी हमने परिभाषा ही देख ली कि कह रहा है कि ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई भी कंपनी अपने बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। दोनों विकल्प ही करें। तीसरा कह रहा है उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। तो ये गलत है, क्योंकि यह उल्टा संबंध है। यानी वास्तव में क्या होता है कि जब इसको यानी ICR क्या होगा, जितना अधिक होगा ऋण शोधन क्षमता उतनी ही बेहतर होगी, खराब नहीं होगी। यानी उच्च ICR का मतलब है कि कंपनी के पास ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त मुनाफा है। तो तीसरा हमारा गलत हो गया, 1 और 2 हमारा सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, बहुत सारे शब्दों के अगर हमको मतलब पता हो ना तो हम आराम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो हमको पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना, आँख खोल के बैठना है कि क्या सही है और क्या नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर सकती थी। अब करें न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायता ने सब्सिडीज के लिए, उनमें से कौन। अब जाहिर सी बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मूल्य को प्रभावित करेगा, सरकार व्यापार, ये सारे करेंगे प्रभावित। क्योंकि देखिए आप ऐसे सोचिए ना, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार तय करेगी तो क्या होगा, बाजार में एक न्यूनतम आधार निर्धारित हो जाएगा। यदि MSP बढ़ती है तो जाहिर सी बात है चावल की कीमत भी बढ़ जाएगी। दूसरा जैसे कह रहे सरकार द्वारा व्यापार करना, अब व्यापार करेगी तो जाहिर सी बात है चावल की उपलब्धता कम या ज़्यादा होगी तो कीमत तो प्रभावित होगी। सरकार अगर भंडारण करेगी तो सोचिए, सरकार अगर बफर स्टॉक करेगी तो चावल का भंडारण करेगी तो क्या होगा, जब सरकार भारी मात्रा में स्टॉक जमा करेगी तो खुले बाजार में सप्लाई कम हो जाएगी, तो कीमत तो प्रभावित होनी है। यही चौथे में भी होगा। ठीक है, यानी सरकारी मतलब क्या है, उपभोक्ता सहायता यानी PDS के माध्यम से सरकार सस्ते दामों पर चावल देती है, तो खुले बाजार में चावल की मांग और कीमत दोनों प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारे चारों विकल्प सही हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ भी सतत शब्द आ गया। दूसरा कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। और तीसरा कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है। अब ये देखिए, पहला कह रहा है कि भारत श्रीलंका के व्यापार में मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। और हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमेशा जिगजॉग स्थिति रहती है, हमेशा कोई सतत चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो सतत चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत होगा तो हमारा A और D दो कैंसिल आउट हो गए। दूसरा हमारा कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों पर व्यापार हुआ, तो ये सही था, तो ये सही है, तो आंसर B हो गया। तीसरा तो देखना ही नहीं, तीसरा भी गलत है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत का व्यापार सबसे नेपाल से, और नेपाल से नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा भारत का बांग्लादेश के साथ हुआ। तो आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर हमारा 2 हो गया। ठीक है, इन शब्दों में थोड़ा ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स में सतत जैसे शब्द गलत ही हो जाते हैं ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला कह रहा है फार्म पर संपत्तियों के रख रखाव हेतु। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। और दूसरा कह रहा है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। तीसरा कह रहा है फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। और चौथा कह रहा है फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। और पाँचवा कह रहा है परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा स्थापना के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तरों को चुनना है। तो पहला हमारा कह रहा है कि फार्म की परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, तो एकदम सही है ये हमारा। दूसरा कह रहा है कंबाइन कटाई वगैरह, ये हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, तो ये हमारा सही है। चौथा कह रहा है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, तो ये हमारा सही है। और कह रहा है अगला कि घर निर्माण और ये सब, ये बहुत बड़े निवेश हैं, इसके लिए नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये 2 बहुत बड़े बड़े निवेश हैं ना, इतना थोड़े देता है KCC कम देता है। तो ये 1 और 3 और 4 ये सही हो गए। पाँचवा हमारा गलत है, तो 1 और 3 और 4 यही आंसर हमारा। ठीक है, क्योंकि KCC में क्या होता है ना, छोटे छोटे खर्चों के लिए दिया जाता है, इतने बड़े नहीं कि ट्रैक्टर कोई कंबाइन हो गया या बड़े घर निर्माण करवा लीजिए। तो ये आंसर है। और अगर हम देखें KCC आया कब, तो KCC 1998 में आया था, RB गुप्ता स्मिथ की सिफारिश के आधार पर। इसका उद्देश्य था कि खेती की लागत है, फसल की कटाई है, इस चीज़ों पर खर्च करने के लिए। तो यही है, तो आंसर हमारा क्या था, B आंसर था हमारा। ठीक है, अगला है कि खाद्य
वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा कह रहा है डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे सीपीआई करता है। और तीसरा कह रहा था भारतीय रिजर्व बैंक अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण के लिए परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई अपना लिया है। और उपरोक्त में से कौन सा या सही यही पूछा है। तो अगर हम इसको देखें तो पहला हमारा सही है। क्यों सही है? कह रहा है सही है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 45% के आसपास था और जबकि थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 24.3% के आसपास था। तो आम जनता के लिए खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए सीपीआई में इसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि डब्ल्यूपीआई में सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ा जाता जो सीपीआई में पकड़ा जाता। तो मुख्य अंतर यही था कि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को मापते हैं और सेवाओं को नहीं, और लेकिन सीपीआई में दोनों शामिल थी। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति का मुख्य मान है तो प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण होते परिवर्तन है डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। तो ये गलत है हमारा, क्योंकि 2014 के बाद उर्जित पटेल समिति की सिफारिश थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था, मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई को अपना मानक मान लिया था, डब्ल्यूपीआई को शायद हटा दिया था। डब्ल्यूपीआई मतलब पहले डब्ल्यूपीआई होता था, डब्ल्यूपीआई हटा के सीपीआई दिया था। तो तीसरा हमारा गलत हो गया। तो 1 और 2 हमारा सही है, क्योंकि ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश थी। तो आंसर हमारा ये हो गया। अगला है कि सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रापण यानी खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होती है। अब ये शब्द दूसरा कह रहा है कि अनाजों एवं दालों में एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंचते। दोनों एकदम एक्सट्रीम बोल रहा है। असीमित कैसे हो सकती है, मूल्य नहीं पहुंचता, ये दोनों एकदम एक्सट्रीम बात है। तो नॉर्मल से कैंसिल आउट कर ही सकते थे। ठीक है। अब एमएसपी जब सरकार खरीदती है तो ये असीमित तो नहीं होता है, खरीद की एक सीमा होती है। ठीक है, जो राज्यों के स्टॉक में उपलब्धता के अनुसार तय की जाती है। साथ ही सभी अनाजों और तिलहनों की खरीद हर राज्य में समान रूप से नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो असीमित नहीं है। और दूसरा कह रहा है अनाजों और दालों की एमएसपी भी राज्यों के केंद्र प्रदेश में निर्धारित किया जाता है, बाजार मूल्य पर कभी नहीं पहुंचता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि एमएसपी का निर्धारण बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि उत्पादन की लागत के आधार पर होता है। नहीं, वो पढ़ते हैं फार्मूला A2+FL। ठीक है, इसके आधार पर तय होता है और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो कई बार बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक भी हो सकता है। तो ये हमारा गलत है और कभी नहीं पहुंचता है वाले टाइम। ये ऑप्शन वैसे भी गलत है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है। आंसर हमारा क्या है? डी हो गया। चलिए अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालिक प्रमाण पत्र है। तीसरा कह रहा है शीघ्रावधि यानी कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्त है। और चौथा कह रहा है शून्य कूपन बांड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बांड है। उपयुक्त में से कौन से या सही है? तो अगर हम पहला देखें, पहला कह रहा है वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो होते हैं ना द्वारा अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म फंड जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं और ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी पारस्परिक नोट होते हैं। तो ये वाणिज्यिक पत्र हैं, अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ होते हैं, क्योंकि ये जो इनको जो क्या करते हैं इसको जारी करते हैं वो वाणिज्यिक संस्थान जैसे वो जारी करते हैं, और जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हो गया, और ये मुद्रा बाजार का उपकरण है। और दूसरा हमारा है कि जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यह दीर्घकालीन नहीं है बल्कि एक अल्पकालिक है, शॉर्ट टर्म उपकरण है जिसे बैंक या वित्तीय संस्थान जारी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है शीघ्र अवधि कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त लेन देन है। तो एकदम सही है, क्योंकि यह बैंक आपस में उनके बीच होने वाला कम अवधि का एक दिन का लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है, चौथा है शून्य कूपन बांड यानी जीरो कूपन बांड कह रहा है कि अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन बांड है। तो ये गलत है, क्योंकि नाम ही इसका है शून्य कूपन बांड, जिसका अर्थ है इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये डिस्काउंट रेट पर जारी किया जाता है अंकित मूल्य पर वापस। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए एक शून्य कूपन बांड है, ये इसका मान लीजिए मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, अब इसको जारी किया गया। अब ये हम मान लीजिए 5 साल के लिए हमने खरीद लिया, तो ये हम खरीदेंगे कितने है, इस पर छपा हुआ है 100 रुपये, लेकिन हमको मिलेगा ये 90 रुपये का। जब हम इसको रिटर्न करेंगे, जब इसकी पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। यानी इस पर फिक्स है सब, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये जीरो कूपन बांड है, इसलिए इनको शून्य कूपन बांड बोला जाता है। तो हमारा ये गलत हो गया, 1 और 3 सही था। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। बड़ी लंबी क्लास थी, मिलते हैं कल फिर से। नमस्कार।